नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में पुनः विज्ञान के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर जो लोग सफर में अकेले चलते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले चलते हैं। नहीं तो आप लोग देख लो अपने भारत देश की दशा, जितने लोग सिंगल हैं वो कहीं न कहीं बहुत आगे हैं। बस इतना संकेत मैं करूंगा, आप लोग समझदार हैं, उतना आप लोग खुद जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन। ठीक है, तो इसमें मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। इसको किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से जानता है। मार्स गैस के नाम से जानते हैं। यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है। यह दलदली स्थानों पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, धान की खेत में सबकी रोपाई चल रही है, तो धान के खेत में सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। धान के खेत में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो मीथेन गैस है। इसमें क्या होता है? सड़े गले पदार्थों से यह निर्मित होती है। सड़े गले पदार्थों से निर्मित होने वाली ये गैस है, और सड़े गले पदार्थों से निर्मित होने वाली गैस है, और यह जो है मंगल ग्रह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मंगल ग्रह को मार्स ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मीथेन गैस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है मंगल ग्रह पर। इसका फार्मूला क्या है? CH4। और इथेन का फार्मूला क्या आता है? C2H6। प्रोपेन का C3H8। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10। ठीक है, C4H10। ब्यूटेन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थों में। पेट्रोलियम गैसों में सबसे ज्यादा कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है? पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, मीथेन जो है प्रमुख मात्रा में प्राकृतिक गैस में पाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक गैस में साथ ही साथ इथेन और प्रोपेन भी पाया जाता है। याद रखिएगा, ये नहीं है कि इथेन और प्रोपेन नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें पूछा है कि प्रमुख तत्व कौन सा है, मुख्यतः क्या पाया जाता है। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसी को बोलते हैं मुख्यतः या प्रमुख। तो मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक, पाया तो जाता है दोनों चीज, और पेट्रोलियम गैस में भी इथेन और प्रोपेन पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है चारकोल, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है फास्फोरस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। क्या? कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। इसके अलावा कार्बन के चारकोल भी और हीरा भी अपर रूप है। किसका? हीरा और ग्रेफाइट, चारकोल, ये सब कार्बन के अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप है। और हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ क्या है? हीरा है, जो कि कार्बन का अपर रूप है। चारकोल का उपयोग किसमें किया जाता है? यह पेट्रोलियम पदार्थों से निकलता है, और इसका उपयोग रोड या सड़क बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन आप जानते हैं, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब अधातु हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर इनका गुण जो है धात्विक व्यवहार करने लगते हैं। ताप बढ़ने पर धातु जैसा व्यवहार करते हैं। सिलिकॉन जो है मुख्यतः उपयोग इसका चिप बनाने में करते हैं। चिप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। पूछा जाएगा सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु को, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। फास्फोरस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। सिलिकॉन को SI से। ठीक है, और फास्फोरस जो है इसका उपयोग माचिस की तीली बनाने में, जैसे लाल फास्फोरस
लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली बनाने में किया जाता है तथा सफेद फास्फोरस का उपयोग, सफेद फास्फोरस का उपयोग किसमें किया जाता है? सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है पटाखे बनाने, पटाखे बनाने में सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। यह ज्वलनशील होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही जवाब आपका क्या हुआ? पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया, इसकी खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लुई पास्चर ने किण्वन के खोज किया था। इसको किण्वन के जनक बोला जाता है, लुई पास्चर। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें कवक द्वारा किसी भी चीज का अपघटन किया जाता है। जैसे कवक द्वारा जैसे कवक में ले लीजिए ईस्ट। आपका ईस्ट एक कवक है जिसको खमीर भी बोलते हैं, खमीर। इसके द्वारा शर्करा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ये शर्कराएं हैं। फ्रक्टोज को वायु की अनुपस्थिति में किसमें बदला जाता है? एल्कोहल में बदला जाता है। वायु की अनुपस्थिति में एल्कोहल में बदला जाता है, जिस क्रिया को क्या बोलते हैं? जिस क्रिया को बोलते हैं किण्वन। ठीक है, तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा पहला विटामिन जो है विटामिन सी है। विटामिन सी है पहला जवाब इसका सही है, विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। साइनोकोबालामिन को हम विटामिन B12 के नाम से, विटामिन ए रेटिनाल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में सर्वाधिक कौन सा विटामिन? विटामिन सी। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन ए सही है, विटामिन सी। और इसकी खोज, किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस गैस की गंध सड़े अंडे जैसी होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। इसका फार्मूला होता है H2S, और यह अकार्बनिक गैस है और बहुत विषैली और ज्वलनशील गैस है। अकार्बनिक, यह एक प्रकार की अकार्बनिक गैस है जो कि बहुत ही विषैली होती है, और इसकी गंध जो है कैसी होती है? सड़े अंडे जैसी होती है। ठीक है, अब जो सड़ा अंडा की गंध जानता होगा वही इसको पहचान पाएगा। ठीक है, आपके लिए बड़ी चुनौती है, और इसको आप प्रयोग करके देखिए घर में ही। एक बार अंडे को सड़ाइए, उसकी दुर्गंध को लीजिए, बाद में उसको महसूस करिए। ठीक, विषैली और ज्वलनशील गैस होती है, ज्वलनशील। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, यह दमघोटू गैस है। दमघोटू गैस है। यह हमारे ब्लड से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसमें रोगी के अंदर, जिसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसका दम घुट करके मृत्यु हो जाएगी। अक्सर बताते हैं लोग क्या, कि बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आप इसी के शिकार हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। यह एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है और अम्ल वर्षा कराने में जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हंसाने वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड कैसी गैस है? हंसाने वाली गैस।
हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये भी एक प्रकार की आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका N2O हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, और आपका जलवाष्प हो गया, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, आपका ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, इसको इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कोयला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। डायमंड मतलब हीरा। आपका मैंने बताया सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? आपका हीरा होता है। यह कार्बन का अपर रूप है। और ग्रेफाइट भी मैंने अभी बताया आपको कि ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, जो कि पेंसिल की नोक में बनाने में काम आता है। कोयला भी आपका कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीनों ऑप्शन में कार्बन का अपर रूप तीनों है, और इसका यही सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। अगला चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले लेकिन एक काम कर लो, पहले लाइक कर दो। लाइक अगर नहीं किए तो लाइक कर दो, और एक बार शेयर कर दो। प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रश्न में देखिए नहीं है। ठीक है, पहला है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, आपका सी ऑप्शन है, N2 मतलब नाइट्रोजन, आपका डी ऑप्शन है जलवाष्प। तो आप जानते हैं जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, CH4 भी है और N2O भी है। आपका नाइट्रोजन जो है ये प्रकृति में पाया जाने, वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? तो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, या 78% पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, आपको मैंने बताया ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। NO2 हो गया, CH4 हो गया, और N2 हो गया, क्लोरोफ्लोरो हो गया CFC, जलवाष्प हो गया, जलवाष्प। ठीक है, और ओजोन हो गया O3। ठीक है, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनको याद रखिए, एक नए क्वेश्चन जरूर आता है, हर जगह पूछा जाता है ओजोन गैसें कौन कौन सी होती है। ऐसी गैसें जो ओजोन परत के जो है सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, ऐसी गैसों को क्या बोला जाता है? ओजोन गैसें बोला जाता है, जो ओजोन परत के क्षरण में जिम्मेदार होती हैं, जिसका योगदान ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज्यादा है, इन्हीं गैसों का है। अगर इन गैसों की मात्रा कम हो जाए तो ओजोन परत का क्षरण कम हो जाएगा और वैश्विक तापन नहीं होगा, जो कि आजकल वैश्विक तापन होता है। वैश्विक तापन से क्या होता है? ग्लेशियर पिघलता है और पृथ्वी क्या है? डूबती चली जा रही है। अभी देखेंगे हर शहर जो समुद्र के किनारे बसे हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र आपका जो है 0.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से डूब रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में 78% मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। अगला चलिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? ठीक है, क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिसके नीचे जो है किसी भी गैस को दाब द्वारा, किसी भी गैस को प्रेशर द्वारा द्रव में नहीं बदला जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं। क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिसके नीचे किसी भी गैस को दाब द्वारा द्रव में नहीं बदला जा सकता, उसे कहते हैं क्रांतिक ताप। तो इसमें पूछा है ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना है, यानी O2 का क्रांतिक ताप पूछा है। इसका ऑप्शन ए है 240 डिग्री, ऑप्शन बी है 273 डिग्री, ऑप्शन सी है 147 डिग्री, ऑप्शन डी है 118.8
डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब आपका डी ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है 118.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही जवाब ऑप्शन डी सही है। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक फ्रिज में शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। एक फ्रिज में शीतलक है, इसका यानी एक फ्रिज में क्या जो ठंडापन होता है उसका कौन जिम्मेदार है इसके लिए। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं। ठीक, प्राणवायु, जब तक आपके शरीर में जान है ऑक्सीजन का रहना जरूरी है, यानी जब तक ऑक्सीजन है तब तक आप जिंदा हैं। अगला है नाइट्रोजन। यह प्रकृति में वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में गैस है 78%। फ्रियान, फ्रियान जो है फ्रिज में शीतलक का कार्य करती है। फ्रियान आपका यही सही जवाब है। एथिलीन का उपयोग आप फलों के पकाने में करते हैं। फलों को पकाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। फलों को पकाने में एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रियान, फ्रियान जो है शीतलक है फ्रिज में। ठीक, और फ्रियान के अलावा एक HFC हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन HFC 134 का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है। आप फ्रियान की जगह HFC का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह पर्यावरण के अनुकूल है। इसका फुल फॉर्म है फ्लोरिक कार्बन। हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन, इसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है फ्रियान की अनुपस्थिति में, या फिर फ्रियान के अलावा भी HFC 134 का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। चलिए इसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं, वही लास्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है टेस्ला। इनका पूरा नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला इनका पूरा नाम है, और ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने प्रत्यावर्ती धारा की खोज किया था। प्रत्यावर्ती धारा की खोज निकोला टेस्ला ने किया था। अगला है एडवर्ड टेलर। सी ऑप्शन है ऑटो हान। डी ऑप्शन है माइकल फैराडे। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, यही ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन सही है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है, जो कि नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ऑटो हान ने परमाणु बम का खोज किया था। अणु बम, परमाणु बम का खोज किसने किया। ऑटो हान ने। ठीक है, अगला है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत जनित्र यानी डायनेमो की खोज किया था। डायनेमो की खोज किया था। डायनेमो का कार्य क्या है, पूछा जाएगा। डायनेमो का कार्य क्या है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो आपका प्रश्न सही हो गया। बी ऑप्शन इसका सही है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और जो है अगर यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।